NEET classes online. I am Sunil Kumar. The topic for today is बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम इससे पहले हम काफ़ी कुछ एज पर एनसीईआरटी देख चुके हैं और आज हम किंगडम मोनेरा की हम शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे और किंगडम मोनेरा के अंदर आपके माइक्रोबायोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी दोनों चीज़ शामिल हैं। ठीक है, यदि मैं आपको बिल्कुल अगर मैं डीपली नहीं पढ़ाऊँगा तो किंगडम मोनेरा में आपको बिल्कुल चीज़ें अधूरी महसूस होंगी। कई जगहों पर किंगडम मोनेरा में ना तो बैक्टीरियोलॉजी पढ़ाते हैं ना ही आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने को मिलती है। वो केवल एनसीईआरटी के लेवल पर ही लेके चलते हैं। यदि मैं एज पर एनसीईआरटी यदि मैं चलता हूं तो आपका 3 दिन में 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, लेकिन मैं ऐसा आपके लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आपको टॉप लेवल पे लेके जाना है, तो इसलिए मैं आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा हूं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप भी एक्स्ट्रा एफर्ट करिए और मन लगाकर पढ़िए क्योंकि कई सारे बच्चे बिल्कुल आलस्य कर रहे हैं, तो इस आलस्य को छोड़ दीजिए। अभी आप आलस्य करेंगे तो आगे आप आलस्य ही करते रह जाएंगे, आगे आप टॉप रैंक अपनी नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए बात को मानिए और आलस्य को छोड़ के जैसा बोल रहा हूँ वैसा करिए। ठीक है, तो देखिए मेरा आपको कर्सर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको लिखा दिखाई दे रहा है एनसीईआरटी का मोनोग्राम, नीचे लिखा हुआ है किंगडम मोनेरा। तो देखिए सबसे पहली लाइन है बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। ठीक है, ये कह रहा है कि बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के सदस्य होते हैं। किंगडम मोनेरा के सभी ग्रुप बीजीए प्रोक्रिटिक्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के प्रोक्रिटिक्स होते हैं और बैक्टीरिया यूबिकाइटस भी होते हैं। यूबिकाइटस UBIQUITOUS यूबिकाइटस का मीन्स होता है बैक्टीरिया हर जगह पर मिलते हैं, जैसे कि आपके फायर में मिलेंगे, ठीक है, सॉइल में मिलेंगे, स्प्रिंग में मिलेंगे, केवल रेन वाटर को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। दे आर द मोस्ट एबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हर जगह पर मिलते हैं जैसा कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है, बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हार्मफुल ऑफ सॉइल, मतलब 100 ऑफ बैक्टीरिया मतलब लाखों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं आपके सॉइल के अंदर। ठीक है, दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। ये कह रहा है बैक्टीरिया एक्सट्रीम लेवल पे भी, यानी कि जो हार्श जगह होती हैं, हार्मफुल जगह, वहाँ पर भी पाए जाते हैं, जैसे कि गर्म पानी में, डेजर्ट में, मरुस्थली वाली जगह पे, बर्फ़ वाली जगह पे, डीप ओशन गहरे समुद्र वाली जगहों पर और कई जगहों पर बैक्टीरिया की लाइफ हमको देखने के लिए मिलती है। ओके, मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, कई सारे ऑर्गेनिज्म पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, एक दूसरे जीवों के ऊपर ग्रो भी करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। देखिए बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है शेप के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। क्या आपको दिखाई दे रहा है? द स्पेरिकल कोकस, जो स्पेरिकल बैक्टीरिया होगा, ठीक है, स्पेरिकल बैक्टीरिया के लिए हम कोकस वर्ड का यूज़ करते हैं और इसका प्लूरल वर्ड कोकाई होता है। द रॉड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं उसके लिए हम बैसिलस वर्ड का यूज़ करते हैं और इसका जो प्लूरल होगा वो होगा बैसिलाई। द कॉमा शेप बैक्टीरिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे? विब्रम बोलते हैं। ठीक है, और इसके लिए प्लूरल वर्ड क्या होगा? विब्रो। द स्पाइरल बैक्टीरिया के लिए हम स्पाइरुलम वर्ड का यूज़ करते हैं और इसका आपका जो प्लूरल होगा, ये प्लूरल वर्ड इसका क्या होगा? स्पाइरल होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, एक बैक्टीरिया के लिए हम कोकस वर्ड यूज़ करते हैं, 2 के लिए डिप्लोकोकस वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, और यदि इस तरह से आपकी एक बैक्टीरिया की एक अंगूर जैसी गुच्छा बना हुआ है बैक्टीरिया का, तो इसके लिए हम स्टेफाइलोकोकस वर्ड यूज़ करते हैं
और बैक्टीरिया की यदि एक चेन बनी हुई है, यदि बैक्टीरिया आपको माइक्रोस्कोप में एक चेन के समान ऐसे दिखाई दे रहा है तो हम स्ट्रेप्टोकोकाई बोलेंगे। और बैक्टीरिया आपको यदि शेप में दिखाई दे रहा है तो आप स्पाइरली बोलेंगे। ऐसे रॉड शेप दिखाई दे रहा है तो बेसिलाई बोलेंगे। और कॉमा शेप दिखाई दे रहा है यदि बैक्टीरिया आपको, तो आप क्या बोलेंगे, विब्रो कहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ हर चीज़ आपकी बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, थ्रू द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। देखिए बैक्टीरिया जो किंगडम मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया आते हैं वे सभी प्रोकैरियोटिक्स होते हैं और इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, कंपेयर टू मैनी और अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ठीक है, किंगडम मोनेरा ग्रुप के बैक्टीरिया मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को शो करते हैं। इसका मीन्स बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। हेटरोट्रॉफ का मीन्स ये इनऑर्गेनिक मटेरियल से फूड निकालेंगे। ठीक है, यानी कि बने बनाए फूड से ये कार्बन को निकाल लेंगे। ठीक है, और जो बैक्टीरिया सनलाइट का यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं उसको हम फोटो ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं। और जो बैक्टीरिया केमिकल के द्वारा अपना फूड बनाते हैं उसको हम कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया कहते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं और केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी जो होती है उससे अपना फूड बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और कुछ बैक्टीरिया फोटो हेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक कार्बन से फूड बनाते हैं, यानी कि बने बनाए फूड से कार्बन निकाल लेते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया पैरासाइट भी हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया पैथोजेंस भी हो सकते हैं। पैथोजेंस का मीन्स होता है जो रोग कारक करते हैं बैक्टीरिया, यानी कि रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया। सेप्रोफाइट का मीन्स होता है जो बैक्टीरिया डेड और डिके मैटर पर ग्रो करते हैं। कुछ बैक्टीरिया सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। सिम्बायोटिक का मीन्स होता है एक बैक्टीरिया को दो बैक्टीरिया एक संग रहेंगे और दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। ये पूरा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मीन्स है जो अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अभी आपको बताया है दे मे बी फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ्स, they depend on other microorganism or on dead organic matters for food। अभी आपको बताया है मैंने कि बैक्टीरिया सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं, पैथोजेंस भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, कीमोहेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। सारी बातें जस्ट मैं अभी आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपकी समझ में बहुत बेटर आया होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक हेडिंग दिखाई दे रही है। हेडिंग में साफ लिखा हुआ है एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, मेरा कर्सर भी चल रहा है। एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स, तो एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स अब हम देखेंगे। एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स में हम माइक्रोबायोलॉजी भी देखेंगे और एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स में हम कुछ बैक्टीरियोलॉजी को भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्या कह रहा है, व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, तो देखिए सिंपल सा आंसर है, माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर यूनिसेलुलर और सेल क्लस्टर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, वायरस की स्टडी करते हैं और हर वो ऑर्गेनिज्म जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, उसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उसको हम माइक्रोब्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव प्रोबेबली ओनली स्टडीड अबाउट 1% ऑफ ऑल द माइक्रोब्स ऑन अर्थ। अब ये देखिए
क्या कहता है, ये कहता है आपका स्टूडेंट अभी तक इस अर्थ पर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से हम केवल 1% ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिज्म लेस देन 0.1 माइक्रोमीटर आर कॉल्ड माइक्रोब्स। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो भी जीव 0.1 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं, जो भी जीव 0.1 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं उनको हम माइक्रोब्स वर्ड से प्रोनाउंसिएट करते हैं। याद रखिए इस बात को। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट हैं एंटोनी वॉन लीवेनहोक। क्या कह रहा है, साइंटिस्ट हैं एंटोनी लीवेनहोक, ये हैं फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। ठीक है, याद रखिए इस पॉइंट्स को। ही फर्स्ट टाइम स्केच ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्होंने पहली बार स्केच बनाया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। याद रखिए पॉइंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कह रहा है ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर जनरली मेजर्ड इन यूनिट ऑफ नैनोमीटर। ये कह रहा है सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर जनरली मेजर्ड इन यूनिट ऑफ नैनोमीटर। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल के समान अरेंजमेंट नहीं होता है उनको हम नैनोमीटर में नापते हैं। याद रखिए इस पॉइंट को। अब देखिए ये क्या कह रहा है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हम किसको कहेंगे, एंटोनी लीवेनहोक को। ये साइंटिस्ट का नाम है, याद रखिए इस बात को। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी कौन है, ये कौन है, साइंटिस्ट पास्चर। इनका पूरा नाम है लुइस पास्चर। याद रखिए स्टूडेंट्स। अब ये कह रहा है फादर ऑफ माइक्रोब्स टेक्निक्स कौन है, ये है रॉबर्ट कोच, साइंटिस्ट हैं। याद रखिए फादर ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी कौन है, निकोलस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ। कहाँ पर था हमारा पॉइंट, ये रहा, निकोलस। फादर ऑफ डेयरी बैक्टीरियोलॉजी कौन है, साइंटिस्ट का नाम है फुच। ठीक है, फादर ऑफ कीमोथेरेपी कौन है, एरन लिक, साइंटिस्ट का नाम है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है, एडवर्ड जनर, साइंटिस्ट का नाम है। और ये क्या कह रहे हैं, रॉबर्ट कोच, कंसाइडर्ड टू बी द फाउंडेशन ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं कि फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी यानी कि इसमें हम एक होता है माइक्रोबायोलॉजी और एक दो प्रकार की बायोलॉजी होती है, एक होता है माइक्रोबायोलॉजी और एक होता है बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम केवल जीवों का अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म जीवी का, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं केवल हम उनका अध्ययन करते हैं। और जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी होता है उसमें हम जीवों के सूक्ष्म जीवी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अध्ययन के साथ साथ हम उसमें इलाज का भी अध्ययन करते हैं। यानी कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, बीमारियों का। इसमें हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम बीमारियों का हम इलाज ढूंढते हैं। तो इसके फाउंडर कौन है, वो है रॉबर्ट कोच। याद रखिए कोहन, अब ये साइंटिस्ट का नाम है कोहन, साइंटिस्ट फर्स्ट टू फॉर्मुलेट ए स्कीम फॉर द टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब कोहन नाम के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया यानी कि इन्होंने बैक्टीरिया को क्लासिफिकेशन करने की एक योजना दी। ठीक है, कोहन नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, एक क्लासिफिकेशन इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्लासिफिकेशन करने की एक योजना दी। स्कीम मीन्स होता है योजना। ठीक है, और कार्लहूस की हम बात करते हैं, ये एक साइंटिस्ट हैं, आपको मैंने बताया था कार्लहूस नाम के साइंटिस्ट ने
3 डोमेन दिया था, अब ये 16 RNA लिखा हुआ है। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। कालूस ने इन्होंने किंगडम से भी इन्होंने क्या बताया, कालूस ने बताया कि किंगडम से भी ऊपर एक रैंक होती है 3 डोमेन्स, ठीक है, इन्होंने इसके बारे में बताया, ठीक है, 3 डोमेन्स होती है। और इन्होंने कहा डोमेन्स के पीछे कुछ इंटरकनेक्शन थे, डोमेन्स के पीछे कुछ इंटरकनेक्शन थे कि किस जीव की उत्पत्ति, इंटरकनेक्शन क्या होता है कि किस जीव की उत्पत्ति किसके बाद हुई, ठीक है। तो इस चीज़ को इन्होंने जानने के लिए इन्होंने 16R RNA, ये जो लिखा हुआ है 16R RNA का इन्होंने अध्ययन किया, ठीक है, और जीन की स्टडी करी। इस बात को याद रखिए, ठीक है, और नोट डाउन करते चलिए स्टूडेंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम थोड़ा सा। ये आता है, अब देखते हैं थोड़ी सी बैक्टीरियोलॉजी। ये मत सोच लेना आप लोग कि सर ने आज एक लेक्चर इतना सा भेज दिया तो ये पूरा बैक्टीरियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी ख़त्म हो जाएगा। अभी इसके अलावा बहुत कुछ है मेडिकल, अभी माइक्रोबायोलॉजी में और बैक्टीरियोलॉजी में अभी कम से कम आपके 3 लेक्चर और लगेंगे, 2 से 3 लेक्चर, तब आपकी ये पूरी फिनिश होगी, ठीक है। तो हल्के में मत लेना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब ये क्या कहता है, देखिए, द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड ए बैक्टीरियोलॉजी। ये कह रहा है वह विज्ञान जिनमें हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंटोनी वॉन लीवेनहुक वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। जो एक साइंटिस्ट हैं, ये क्या नाम है साइंटिस्ट का, एंटोनी वॉन लीवेनहुक, इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवरी करी थी बैक्टीरिया की, ठीक है स्टूडेंट्स। इन्होंने बैक्टीरिया की इन्होंने डिस्कवरी करी थी एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने। क्या हुआ, एंटोनी वॉन लीवेनहुक कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, ठीक है। इनके घर के बाहर क्या था, स्टोरी सुनो पहले। इनके घर के बाहर एक शॉप थी और वहाँ पर ये लोगों का इलाज करने के लिए मेडिसिन दिया करते थे, ठीक है, और अपनी शॉप पर बैठते थे। और इनकी शॉप के बाहर एक दिन पानी गिर रहा था, बारिश हो रही थी। उस समय ये अपना माइक्रोस्कोप तैयार कर रहे थे, बारिश गिरते समय पर ये अपना एक माइक्रोस्कोप तैयार कर रहे थे और सॉइल में, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, और ये अपनी शॉप से बाहर निकले और इन्होंने सॉइल में से, और इन्होंने जो बारिश हो रही थी उसमें से नीचे सॉइल में कुछ बूंदे इन्होंने उठाई, ठीक है, कुछ सॉइल में गिरे हुए कुछ रेन वाटर की जो ड्रॉप्स हैं उनको लिया और उसका अध्ययन किया। और जब उसका अध्ययन किया माइक्रोस्कोप में, तो वहाँ पर कुछ इन्हें लिविंग सेल दिखाई दी, कुछ इन्हें रॉड शेप इन्हें कुछ सेल्स दिखाई दिए, और ये एक बैक्टीरिया था। और इसके लिए इन्होंने एक वर्ड का यूज़ किया, वाइल्ड एनिमल क्यूल्स। मैं स्पेलिंग बोलता हूँ, WILDANIMALS, वाइल्ड एनिमल्स क्यूल्स। पहली बार माइक्रोस्कोप से लिविंग सेल देखा था, ठीक है, देखा गया, और वो बैक्टीरिया थे और एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने देखा था, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इनकी स्टोरी है। अब देखिए, बैक्टीरिया टर्म कॉइन्ड बाय, जो बैक्टीरिया टर्म है वो किसने दिया था, साइंटिस्ट एरनबर्ग ने दिया था। याद रखिए इस पॉइंट को स्टूडेंट्स। अब देखिए अभी क्या कह रहा है, द वर्ड बैक्टीरियम, जो वर्ड बैक्टीरियम है वो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और ये ओरिजिन हुआ है। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है लिटिल रॉड और लिटिल स्टिक। बैक्टीरियम वर्ड एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है लिटिल रॉड और लिटिल स्टिक। याद रखिए स्टूडेंट्स इस बात को मेरी। चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। अब देखिए ये क्या कह रहा है, देखिए साइंटिस्ट किर्चर, एक साइंटिस्ट हैं किर्चर, वाज द फर्स्ट मैन टू रिकॉग्नाइज द
significance of bacterium and other microbes in disease। देखिए इसका मतलब क्या होता है, किर्चर ने, ये साइंटिस्ट का नाम है किर्चर, ठीक है, किर्चर ने पहली बार इस बात को पहचाना कि बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स ये बीमारियों को पैदा करते हैं। किर्चर नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार पहचाना बैक्टीरिया और माइक्रोब्स ये बीमारी को पैदा करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए एक साइंटिस्ट हैं मूलर, ये साइंटिस्ट का नाम है मूलर। मूलर कोइंड सर्टेन वर्ड, मूलर ने कुछ शब्द दिए, जैसे कि क्या क्या शब्द दिए, बैसिलस वर्ड दिया, विब्रो वर्ड दिया एंड स्पाइरुलम वर्ड दिया, विच आर यूज्ड एज जेनरिक नेम इन बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इन्होंने फर्स्ट टाइम, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, इधर उधर मत देखिए, केवल मेरी आवाज़ और स्क्रीन की तरफ नज़र रखिए अपनी। इन्होंने फर्स्ट टाइम बताया कि बैक्टीरिया और माइक्रोब्स डिसीज़ को पैदा करते हैं, और इन्होंने कुछ बैक्टीरिया के लिए इम्पोर्टेंट वर्ड का यूज़ किया, जैसे कि बैसिलस स्पाइरुलम और विब्रो। ठीक है, और ये एक जेनरिक नेम होते हैं बैक्टीरियोलॉजी में। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इन 1695 में एंटोनी वॉन लीवेनहुक पब्लिश्ड हिज बुक। ठीक है, 1695 में ये लीवेनहुक लिखा है, ये पूरा नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहुक पब्लिश्ड हिज बुक। इन्होंने 1695 में एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने अपनी एक बुक को पब्लिश किया। ठीक है, और इनकी बुक का जो टाइटल था, देखिए ये टाइटल मैं बता रहा हूँ आपको, टाइटल का नाम है द सीक्रेट ऑफ नेचर। इनकी बुक का जो टाइटल का नाम है, साफ साफ लिखा हुआ है, द सीक्रेट ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट एंटोनी वॉन लीवेनहुक। याद रखिए, IMP पॉइंट है, द इम्पोर्टेंस ऑफ लीवेनहुक इज एनिमल क्यूल वाज realized about 200 years later when scientist Louis Pasteur demonstrated their great role in fermentation and decay. He declared that all purification is due to the action of microbes। अब ये क्या कह रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा आप लोग समझिए मेरी। देखिए 1695 के बाद, भाई 1695 के बाद जो एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने रेन वाटर से बैक्टीरिया को खोजा था, और इन्होंने बोला वाइल्ड एनिमल क्यूल्स। इसके बाद लगभग 200 वर्ष, इसके बाद लगभग 200 ईयर्स तक बैक्टीरिया के ऊपर किसी साइंटिस्ट ने ध्यान नहीं दिया। लगभग 200 ईयर्स के बाद एक साइंटिस्ट ने लुइस पास्टर आए, और इन्होंने, ये बहुत ही होशियार साइंटिस्ट थे, और इन्होंने कई सारी फर्मेंटेशन रिएक्शन पर स्टडी की, और कई सारी सड़ने गलने की प्रक्रियाओं को समझा, और साइंटिस्ट का नाम था लुइस पास्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। ठीक है, Louis Pasteur developed a technique where he heated a wine bottle at 50 to 60 temperature for a short period. This process is called pasteurization। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ठीक है, इन्होंने बोला जब लुइस पास्टर को मालूम चला, सुनिए ध्यान से, जब लुइस पास्टर को मालूम चला कि कई सारी फूड मटेरियल की सड़ने गलने की प्रक्रियाएं माइक्रोब्स के द्वारा होती हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम कुछ ऐसा मेथड करें कि सड़ने गलने की प्रक्रियाएं कम हो जाएं, और इन्होंने पास्चुराइजेशन टेक्निक अपनाई। ठीक है, पास्चुराइजेशन टेक्निक का मीन्स होता है टेम्परेचर प्रिजर्वेशन करना। ठीक है, जो हम लिक्विड फूड
लिक्विड फूड लेते हैं, भोज्य पदार्थ लेते हैं, भोज्य पदार्थ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इसको भोज्य पदार्थ का यूज़ करते हैं। तो पहली बार पाश्चराइजेशन टेक्निक का यूज़ वाइन बोतल पर किया गया था, और वाइन बोतल को 50 टेम्परेचर से 60 टेम्परेचर पर हम वाइन की बोतल को गर्म किया गया, और इसके बाद उसको ठंडा कर दिया गया, और ऐसा करके जो बैक्टीरिया थे वाइन में वो नष्ट हो गए, और फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था इस टेक्निक का। लेकिन इस टेक्निक का यूज़ सबसे ज़्यादा, लेकिन इस टेक्निक जो पाश्चराइजेशन टेक्निक है, इसका यूज़ सबसे ज़्यादा जो आप देखते हैं बाज़ार में, मदर डेयरी, अमूल और कृष्णा, कई ऐसी कंपनियां हैं जहां पाश्चराइजेशन का यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, इस टेक्निक से दूध के वे सभी बैक्टीरिया जो हार्मफुल होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो रोग उत्पन्न करने वाले, जो पाश्चराइजेशन से जो रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए आप लोग कई सारे, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूं कि जब आप बाज़ार से दूध लेके आएँ, या फिर आप भैंस या दूध का कड़ा हुआ दूध लेके आते हैं, तो आप उसको कच्चा ना पिए, क्योंकि उसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। आप उसको गैस पर गर्म करिए या चूल्हे पर गर्म करिए, खूब अच्छा उबालिए, और उबालने के बाद जो उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नहीं तो यदि आप ऐसा ही लेंगे तो आपने देखा है कि कई सारे बच्चों को दूध हजम नहीं होता, पचता नहीं है कच्चा। वो कारण यही होता है क्योंकि उसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जो पाश्चराइजेशन का उपयोग है, ये पाश्चीकरण का उपयोग कहाँ किया जाता है, सबसे ज़्यादा मिल्क में किया जाता है, और इसका उपयोग पहले वाइन की बोतल पर किया गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। अब ये आपको मैं नेक्स्ट पॉइंट दिखाता हूँ पाश्चराइजेशन के बाद। इन विच इन्वॉल्व 2 मेथड, इसके अंदर 2 प्रकार की मेथड इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट मेथड लिखी हुई है HTSE, क्या लिखी हुई है, HTSE। HTSE का जो फुल फॉर्म होता है हाई टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड। HTSE का फुल फॉर्म होता है हाई टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड, यानी कि हीटिंग एट, इसको जो हीट किया जाता है मिल्क को, वो किया जाता है 71.6 से 71.6 टेम्परेचर पर हीट करते हैं 15 to 30 सेकेंड के लिए। यानी कि HTSE हाई टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड का यूज़ जो हम पाश्चीकरण में करते हैं, जो लुईस पास्चर ने दिया है, तो वो 71.6 का टेम्परेचर होता है, और 15 से 30 सेकेंड के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और एक दूसरा मेथड होता है LT का मीन्स होता है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड। क्या कह रहा है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड, ठीक है, हीटिंग एट 62.5। जो LT का मेथड है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम का जो मेथड होता है कंपनियों के अंदर, वो 62.5 टेम्परेचर का यूज़ करते हैं, और लगभग 30 मिनट्स का इसमें टाइम दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये क्या कह रहा है, पास्चर स्टडीड ए नंबर ऑफ फर्मेंटेशन वेरी केयरफुली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन्होंने पास्चर ने स्टडी करी, बहुत ही ध्यानपूर्वक इन्होंने फर्मेंटेशन की इन्होंने स्टडी करी, ठीक है। और इन्होंने पास्चर इंट्रोड्यूस द टर्म, और जब इन्होंने स्टडी करी उसके बाद ही स्टडीज, क्या कह रहे हैं ये, ही आल्सो डेमोस्ट्रेटेड दैट लाइफ इज पॉसिबल विदाउट एयर। और इन्होंने ये भी बताया जो बैक्टीरिया की लाइफ है वो विदाउट एयर भी पॉसिबल है, यदि बैक्टीरिया को एयर भी नहीं मिलेगी तो भी वो जी सकता है। और इसके लिए इन्होंने पास्चर इंट्रोड्यूस द टर्म, और इसके लिए पास्चर ने एरोबिक और एनोरोबिक वर्ड का यूज़ किया था, वायवी और अवायवी वर्ड का यूज़ किया था बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। याद रखिए इस पॉइंट्स को। अब क्या कह रहे हैं, रॉबर्ट कोच। अब देखिए रॉबर्ट कोच आइसोलेटेड बैक्टीरिया कॉजिंग एंथ्रैक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस एंड स्टेबलाइज कोच पोस्टुलेट। देखिए रॉबर्ट कोच, अब ये क्या कह रहे हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा मेरा समझिए।
रॉबर्ट को ये इनका कहने का मतलब है इन्होंने मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की इन्होंने शुरुआत की और पहली बार इन्होंने डिसीज़ और कॉजिंग बैक्टीरिया के बीच में संबंध स्थापित किया। इन्होंने पहली बार डिसीज़ यानी कि बीमारी और बैक्टीरिया के बीच में इन्होंने संबंध स्थापित किए। आज हम कहते हैं मेरी बात को पूरा सुनते चलिए, जैसे कि आपके ट्यूबरक्लोसिस डिसीज़ है। ट्यूबरक्लोसिस का मीन्स होता है टीबी की बीमारी, जो भयंकर बीमारी होती है। ये टीबी की बीमारी एक बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टीबी की जो भयंकर बीमारी है, ये एक बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उससे होती है। और टाइफाइड, जो टाइफाइड होता है, इसके लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम है साल्मोनेला, ठीक है। और कोलरा यानी कि हिंदी में बोलते हैं हम हैजा, ये भी एक बैक्टीरिया है विब्रो कोलरा नाम का, जिससे ये बीमारियां तमाम होती हैं। और इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने ये जो रॉबर्ट कोच हैं, इन्होंने बैक्टीरिया को इन्होंने आइसोलेट किया और इन्होंने स्टेबलाइज किया कोच पोस्टुलेट को, और इन्होंने बैक्टीरिया और बीमारी के बीच में इन्होंने संबंध को स्थापित किया, ठीक है। अब देखते हैं कोच पोस्टुलेट क्या कहता है, ठीक है। अब ये कोच पोस्टुलेट दिया गया, इस कोच पोस्टुलेट को हम थोड़ा सा एक बार नज़र डाल लेते हैं। थोड़ा सा नीचे करता हूँ मैं हल्का सा, ये लिखा है देखिए कोच पोस्टुलेट। देखिए ये कह रहा है आइसोलेटिंग ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम डिसीज एनिमल्स, ठीक है। ये कह रहा है आइसोलेटेड ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम डिसीज एनिमल्स, ठीक है। ये अब इस बात को पूरा सुनिए, डिसीज एनिमल्स। कोच ये क्या कह रहे हैं, कोच वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1905। दोबारा पढ़ता हूं मैं, आइसोलेटिंग ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम डिसीज एनिमल्स। दूसरा पॉइंट है कोच वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1905। अब ये क्या कह रहा है, आइसोलेट ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम डिसीज एनिमल। अब देखिए इस बात को मैं थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले इन्होंने एक एनिमल लिया जिसको डिसीज़ थी, जिसको बीमारी थी, ठीक है। और उसकी बॉडी से एक माइक्रोब्स लिया, एक माइक्रोब्स को निकाला और आइसोलेट किया, बिल्कुल अलग कर लिया। और आइसोलेट माइक्रोब को इन्होंने क्या किया, लेबोरेटरी के अंदर इन्होंने कल्चर किया इन्होंने लेबोरेटरी के अंदर कल्चर मीडियम के अंदर इन्होंने कल्चर किया। कल्चर का मीन्स होता है कई सारे बैक्टीरिया, इन्होंने एक बैक्टीरिया से कई सारे बैक्टीरिया इन्होंने बनाए। एक कल्चर प्लेट ली, उसके अंदर बैक्टीरिया को क्या किया इन्होंने, बैक्टीरिया के लिए इन्होंने नॉरिशमेंट दिया, बैक्टीरिया को इन्होंने फूड दिया और बैक्टीरिया ने फूड लिया और ग्रो करता गया। एक बैक्टीरिया से हजारों बैक्टीरिया बन गए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इन्होंने कल्चर मीडियम में इन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो किया और आइसोलेट किया माइक्रोब्स को, ठीक है। माइक्रोब्स ने उस बीमार एनिमल्स जो बीमार एनिमल था उसके ब्लड को लिया और ब्लड में से उन्होंने बैक्टीरिया को लिया था जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। और उसको आइडेंटिफाई किया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, और उन्होंने जो एक हेल्थी उसके बाद उन्होंने जो हेल्थी एनिमल था, ठीक है, और उस हेल्थी एनिमल में उन्होंने उस बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर दिया। और इंजेक्ट करने के बाद कुछ समय बाद कुछ हमें क्लिनिकल सिम्टम्स दिखाई दिए। क्लिनिकल सिम्टम्स का मीन्स होता है बीमारी के लक्षण दिखाई देना। क्लिनिकल सिम्टम्स का मीन्स होता है बीमारी के लक्षण दिखाई देना, यानी कि एक इन्होंने बीमार बैक्टीरिया लिया, उसमें से बैक्टीरिया को अलग किया, आइसोलेट किया, फिर कल्चर किया और हेल्थी बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने डाल दिया। और डालने के बाद कुछ समय बाद उन्हें क्लिनिकल सिम्टम्स उन्हें दिखाई दिए और दिखाई देने के बाद उन्हें मालूम पड़ा कि भाई बैक्टीरिया से ही बीमारी होती है, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम कोच पोस्टुलेट बोलते हैं और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1905 में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये कह रहा है सम सिग्निफिकेंस ऑफ बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया देख लेते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है बैक्टीरिया, साइंटिस्ट और डिसीज़, यानी कि कौन सा बैक्टीरिया किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और उस बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि
ये कह रहा है बैसिलस, ये बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस, और साइंटिस्ट कोच रॉबर्ट कोच ने इसकी डिस्कवरी करी थी। और ये बैसिलस एंथ्रेक्स नाम की बीमारी करता है और टीबी नाम की बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस करता है। याद रखिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की स्पेलिंग बोल रहा हूँ आपको, MICO, माइको BACTERIUM, माइकोबैक्टीरियम TUBER, ट्यूबर CLOSIS, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरिया टीबी की बीमारी को करता है, याद रखिए इस बात को। अब बात करते हैं विब्रो की। ये विब्रो नाम का बैक्टीरिया कोच नाम के साइंटिस्ट ने देखा था और ये कोलरा नाम की बीमारी करता है। बैसिलस नाम का बैक्टीरिया ये भी लोफर नाम के साइंटिस्ट ने देखा था और ये डिप्थेरिया नाम की बीमारी करता है। और ये निमोनिया नाम का बैक्टीरिया फ्रैंकलिन ने डिस्कवर किया था और ये निमोनिया को ये पैदा करता है, जो निमोनिया नाम की बीमारी होती है। फिर उसके बाद ये स्पाइरोचैट नाम का बैक्टीरिया है, ठीक है। ये SHAUDIN, ये शोदिन नाम के साइंटिस्ट ने और हॉफमैन नाम के साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था और ये सिफिलिस नाम की ये बीमारी को करता है, ठीक है। गोनेरिया सिफिलिस ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका, ये एक सेकेंड, बहुत पास मैंने लिखा हुआ है। ये कह रहा है साइंटिस्ट, ये एक साइंटिस्ट ने, आप देखिए साफ मेरा कर्सर चल रहा है, साइंटिस्ट है जोसेफ लिस्टर। ये जोसेफ लिस्टर, एक मिनट मेरा कर्सर बंद हो गया स्टूडेंट्स, हाँ अब एक मिनट रुक जाइए। ये रे साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट हैं एक जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ऑब्टेंड प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये स्टूडेंट्स एक मिनट, ये कुछ आ गया है इस पर, मैं इसको अलग कर देता हूँ, ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये कोच ऑब्टेंड प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, रॉबर्ट कोच नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस। प्योर कल्चर का मीन्स होता है, देखिए ध्यान से सुनिए, प्योर कल्चर का मीन्स होता है लेबोरेटरी के अंदर कल्चर प्लेट के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर कल्चर प्लेट के अंदर केवल हम एक ही तरह का बैक्टीरिया जब हम ग्रो करते हैं, उसमें कोई अदर बैक्टीरिया हम ग्रो नहीं करते, उसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं प्योर कल्चर। याद रखिए इस पॉइंट्स को, इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। जोसेफ लिस्टर ने बैक्टीरिया का क्या किया, प्योर कल्चर किया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया की इन्होंने एक प्योर कल्चर, यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया था उसकी इन्होंने एक कॉलोनी तैयार की, ठीक है। बैक्टीरिया की इन्होंने एक कॉलोनी तैयार करी, याद रखिए इस पॉइंट्स को, ठीक है। अब देखिए हैंसिन, ये हैंसन नाम के साइंटिस्ट हैं। हैंसन डिवाइज्ड ए डाइल्यूशन मेथड फॉर ऑब्टेनिंग प्योर कल्चर ऑफ माइक्रोब्स। हैंसन नाम के साइंटिस्ट ने माइक्रोब्स का प्योर कल्चर करने के लिए डाइल्यूशन मेथड का यूज़ किया, ठीक है। अब जर्मन थ्योरी ऑफ डिसीज, सॉरी जर्मन नहीं, मेरे मुंह से गलत निकल गया, जर्म थ्योरी। ये स्टूडेंट्स क्या लिखा है, जर्म थ्योरी लिखा हुआ है। जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज प्रपोज्ड बाय, जर्म थ्योरी किसने दी थी, साइंटिस्ट लुईस पास्टर ने दी थी और रॉबर्ट कोच ने दी थी। याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज किसने दी थी, ये दी थी लुईस पास्टर ने और रॉबर्ट कोच ने दी थी। अब ये कह रहा है द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज confirming the fact that the infectious disease were causing by microorganism. Use of carbolic acid, phenol and antiseptic surgery was discovered by scientist Joseph Lister. ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि जो इन्फेक्शस डिसीज़ है, जो संक्रामक रोग है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाता है, ठीक है। और इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये मैंने आपको ये पहली लाइन का मतलब बताया है, द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज कन्फर्मिंग
द फैक्ट डेट द इन्फेक्शियस डिसीज वर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो संक्रामक रोग होता है वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को लग जाता है और इसका कारण होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये कह रहा है एंटीसेप्टिक सर्जरी। ये एंटीसेप्टिक सर्जरी की पहली बार डिस्कवरी जोसेफ लिस्टर नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। इन्होंने क्या किया, कार्बोलिक एसिड का यूज़ किया और इन्होंने कहा कोई भी ऑपरेशन जब पेशेंट को जब ऑपरेशन के लिए जब लेके जाते हैं तो पहले देख लिया जाता है कि कहीं उसकी बॉडी पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। और ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब डॉक्टर अपने इक्विपमेंट्स का यूज़ करता है किसी पेशेंट के ऊपर, तो वो सब कार्बोलिक एसिड से और बिल्कुल और कई सारे केमिकल्स होते हैं उनसे बिल्कुल उसको वॉश कर लिया जाता है ताकि उसके ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये एक साइंटिस्ट हैं क्लेन नाम के साइंटिस्ट ने डेट टिल नाउ ओनली 4,000 स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया हैव बीन कल्टिवेटेड एंड स्टडीड। अब ये क्या कह रहे हैं, देखिए ये जो क्लेन नाम के साइंटिस्ट हैं, ये क्लेन नाम के साइंटिस्ट बताते हैं अभी तक बैक्टीरिया की 4,000 स्पीसीज हैं जिनका हम अध्ययन कर पाए हैं और कल्टीवेट कर पाए हैं। क्लेन नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि बैक्टीरिया की 4,000 स्पीसीज हैं जिनका हम अध्ययन कर पाए हैं और कल्टीवेट कर पाए हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जैकब हेनले क्या है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है जैकब हेनले टीचर ऑफ रॉबर्ट कोच। जैकब हेनले किसके टीचर हैं, रॉबर्ट कोच के टीचर्स हैं। जैसे मैं आपका टीचर्स हूँ। इन 1840 में फॉर्मुलेट फॉर द फर्स्ट टाइम द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर प्रूविंग द causes relations of a disease with species। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, इनका कहने का मतलब है जैकब हेनले किसके टीचर हैं, रॉबर्ट कोच के टीचर थे। जैकब हेनले रॉबर्ट कोच के टीचर थे और इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं माइक्रोब्स का संबंध बीमारियों से है, लेकिन वो उनको स्टेबलाइज नहीं कर पाए थे। और उसी के आधार पर उन्होंने कोच पोस्टुलेट को दिया और उन्होंने स्थापित किया माइक्रोब्स का क्या संबंध होता है डिसीज के साथ। स्टूडेंट्स याद रखिए इस पॉइंट्स को। ठीक है, रॉबर्ट कोच गॉट नोबेल प्राइज। रॉबर्ट कोच को क्या हुआ, नोबेल प्राइज मिला 1905 में। क्यों मिला, ड्यू टू वर्क ऑन ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस। रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसके ऊपर काम किया और उसके लिए इन्हें 1905 में क्या हुआ, इन्हें नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, याद रखिए इस पॉइंट को। अब एक साइंटिस्ट हैं फ्रेंच केमिस्ट लुइस पास्टर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्कवरी किसकी करी, एंटी रेबीज की 1885 में। याद रखिए साइंटिस्ट हैं लुइस पास्टर, इन्होंने एंटी रेबीज की 1885 में डिस्कवरी करी। ये एक वैक्सीन होता है एंटी रेबीज जो डॉग को काटने में लगाया जाता है। साइंटिस्ट जोसेफ लिस्टर, याद रखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट, साइंटिस्ट जोसेफ लिस्टर फर्स्ट टाइम गॉट प्योर कल्चर ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, जोसेफ लिस्टर नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार प्योर कल्चर किया बैक्टीरिया का। कौन से बैक्टीरिया का इन्होंने प्योर कल्चर किया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का इन्होंने प्योर कल्चर किया पहली बार जोसेफ लिस्टर नाम के साइंटिस्ट ने। मैं प्योर कल्चर का मैं मीन्स आपको बता चुका हूँ। ठीक है, साइंटिस्ट चैम्बरलैंड, ये एक साइंटिस्ट है, चैम्बरलैंड नाम के साइंटिस्ट हैं। ही कंस्ट्रक्टेड ए प्रोक्लीन फिल्टर विच इज बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। ये क्या कह रहे हैं, साइंटिस्ट चैम्बरलैंड ने पहली बार
पहली बार पोर्सिलिन, साइंटिस्ट चैम्बरलैंड ने पहली बार पोर्सिलिन फिल्टर को तैयार किया। ये फिल्टर ऐसा फिल्टर होता है जो बैक्टीरिया को भी आर पार नहीं जाने देता है। बैक्टीरिया को यदि आप छानेंगे तो बैक्टीरिया को भी आप आर पार, इस फिल्टर से बैक्टीरिया भी आर पार स्टूडेंट्स नहीं जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब ये कह रहा है साइंटिस्ट चैम्बरलैंड हो गया। अब एक साइंटिस्ट नहीं है, लुईस पास्टर। जब इन्होंने इतना सारा काम किया, ठीक है स्टूडेंट्स, जब इन्होंने इतना सारा मानवता के लिए इन्होंने काम किया, तो देखिए इनके नाम पर पास्चर इंस्टीट्यूट बन गया। इनके नाम पर पास्चर इंस्टीट्यूट बन गया, पास्चर इंस्टीट्यूट इन पेरिस। जब लुईस पास्चर ने मानवता के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए कई सारा काम किया, बड़ा महान काम किए, तो इनके नाम पर एक पेरिस के अंदर, ये पेरिस लिखा हुआ है, पेरिस के अंदर पास्चर इंस्टीट्यूट बन गया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको अच्छा लगेगा और इसको खूब ध्यान से सुनिए पहले, उसके बाद नोट्स बनाइए, और इसके बाद भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो व्हाट्सअप कर लीजिए, मुझे फ़ोन कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।